नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूं और वो है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट होता है, क्या रीज़न है और क्या कर सकते हैं। आपको पता है एक सीरीज़ है जो चल रही है जिसका ये आखिरी एपिसोड है, जो 8 पार्ट्स की सीरीज़ थी। इसमें जो पहला एपिसोड था वो ओवरऑल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में था। उसके बाद जो 5 फेजेज़ हैं एपीक्यूपी के, प्लानिंग फेज, डिज़ाइन फेज, प्रोसेस डिज़ाइन फेज, देन वैलिडेशन फेज एंड देन फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन, उसके बारे में मैंने बात की थी। जो पिछला एपिसोड था उसमें मैंने इंजीनियरिंग चेंज प्रोसेस के बारे में बात की थी। और इस लास्ट एपिसोड में जो इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का है, यहाँ मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ क्या क्या चैलेंजेस इंडस्ट्री को फेस होते हैं और हम क्या कर सकते हैं। देखिए, ये बात मानने वाली है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो वहाँ कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं। जो एपीक्यूपी के 5 फेजेस हैं वहाँ पर थिंग्स गोन राइट, थिंग्स गोन रॉन्ग और लेसन लर्न के बारे में बात की जाती है। और उसका इंटेंट ये है कि प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स का क्या कर रहे हैं। क्या उन सेम प्रॉब्लम्स को हम रिपीट कर रहे हैं या उन प्रॉब्लम से हम कुछ सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा उस तरह की प्रॉब्लम को हम रिपीट ना करें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं करीब 9 अलग अलग बातों के बारे में बात करने वाला हूं जो पॉसिबल फेलियर्स रहते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में। इवन दो फेलियर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो 9 मेन की फेलियर्स हैं उनके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ एक एक करके। तो जो सबसे पहला फेलियर जो इन जनरल देखा जाता है वह है इनफेक्टिव यूज ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम। जो सीएफटी है उसका इफेक्टिवली यूज नहीं किया जाता। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए था, वो पूरी तरह से हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ बातें रह जाती हैं। क्या रीज़न है इसका? उसका रीज़न ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में इन जनरल कल्चर नहीं होता कि सीएफटी अप्रोच हो, जहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस के लोग मिलें, बात करें और वो डिसाइड करें कि भाई हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, कौन कौन से सवाल हैं जो हमें कस्टमर से पूछने हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें टॉप मैनेजमेंट से बात करनी है। वो रीज़न है जिस कारण से ये इशू होता है। क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमें टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तब तक क्रॉस फंक्शनल टीम कभी ठीक से काम नहीं करती। सेकेंडली, इस बात को इंश्योर करना ज़रूरी है कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा, जब तक उसमें सभी रेलेवेंट लोग नहीं होंगे तब तक उस डिसीजन को फाइनल नहीं माना जाएगा। और इसके अलावा इस बात को भी इंश्योर किया जा सकता है कि जब भी हम कोई डिसीजन लें, जस्ट टू इंश्योर कि सीएफटी ने उस काम को किया है, मे बी सबका एक्नॉलेजमेंट हो, सबका अप्रूवल हो, ऐसा करके कोई एविडेंस भी लिया जा सकता है। जो दूसरा कॉमन चैलेंज इंडस्ट्री में फेस होता है वो होता है लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी का, कि सीएफटी तो है लेकिन क्या सीएफटी कॉम्पिटेंट है उस काम को करने के लिए। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ये होता है कि हम कभी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह समझ ही नहीं पाते हैं। कस्टमर हमसे कुछ कह रहा है, टेक्निकल कोई बात कह रहा है, सिस्टम रिलेटेड कोई बात कह रहा है, या उसको कोई और तरह का चैलेंज फेस हो रहा है। अगर वो सीएफटी कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसको कभी समझ नहीं पाएगी और बाद में जब मास प्रोडक्शन होगा उस समय बार बार बहुत सारी डिफिकल्टीज उससे आती हैं। क्या रीज़न है उसका, क्यों ऐसा होता है? सो एक रीज़न तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई कल्चर नहीं है कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करने का, ये देखने का कि कितना गैप है रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी और एक्चुअल कॉम्पिटेंसी में, और किस तरीके से उस कॉम्पिटेंसी को फिल किया जाए। इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। सेकेंडली, ऐसा भी बहुत बार होता है कि कुछ लोग अपने खास लोगों को, या जिनमें वो ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि इनकी कॉम्पिटेंस है नहीं है, उनको सीएफटी में रखा जाता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो उस कारण से भी प्रॉब्लम आती है। क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि इसका एक्शन एक तो ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये आइडेंटिफाई किया जाए कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो सीएफटी है उसमें क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, आज के टाइम में उनकी क्या कॉम्पिटेंसी है और वो गैप क्या है, और किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाए या उनको एक्सपोजर दिया जाए, किस तरीके से उनका वो गैप को फिल किया जाए। देन सेकेंडली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी सीएफटी बने वो इस बेसिस पे ना बने कि कौन किसके साथ कंफर्टेबल है, बल्कि इस पे बेस हो कि कौन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए सही फिट है। मे बी अगेन टॉप मैनेजमेंट को अगर इसमें इन्वॉल्व करना पड़े तो वो भी इसमें किया जाता है। जो तीसरा की इशू रहता है वो रहता है विद रिस्पेक्ट टू डिले इन टाइमली रिव्यू एंड अपडेशन ऑफ टाइमिंग प्लान। जनरली टाइमिंग प्लान तो बन जाता है क्योंकि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो एक बार बनाना पड़ता है,
बट टाइमिंग प्लान बनने के बाद क्या उसको हम रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं? अक्सर ऐसा देखा जाता है, ऐसा नहीं होता। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है उसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है वो डिले हो जाए। इस बात की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं जो कस्टमर के द्वारा बताए गए हैं वो हो सकता है कि वो फुलफिल ना हो और कहीं ना कहीं बाद में किसी लेटर स्टेज में उसके बारे में समझ में आए कि वो डिले हो गया या वो काम हुआ ही नहीं है और तब फिर बैक वर्किंग करके उसको किया जाए। क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न तो है कि जनरली ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर ही नहीं होता कि जो CFT है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में से हर 15 दिन या हर वीक या महीने में एक बार मिलेगी और बैठ के बात करेगी। तो जब वो कल्चर ही नहीं है तो आगे रिव्यू कैसे होगा? देन सेकेंडली ऐसा भी बहुत बार होता है कि जो उस CFT को लीड कर रहा है वो कितना ज़्यादा सीरियस है, वो कितना ज़्यादा कमिटेड है इस बात के लिए कि टाइमली रिव्यू होना चाहिए और सारी कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न रहता है। क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि एक टाइम फ्रेम बनाया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर डे में, इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर लोकेशन में मीटिंग होगी, उसको फिक्स किया जा सकता है। वो मीटिंग हुई है या वो मीटिंग नहीं हुई है, वो मैनेजमेंट रिव्यू का एक इनपुट हो सकता है। प्लस उस मीटिंग के जो भी मिनट्स बने हैं वो भी सभी प्रोसेस ओनर्स को दिए जा सकते हैं इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट, जिससे कि सभी के पास ये कमिटमेंट रहे इस बारे में कि हमें टाइमली रिव्यू करना है और ये इंश्योर करना है कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है जिसका सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट होता है, वो प्रॉब्लम होती है टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट। अगर टॉप मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? ऑब्वियसली जो हम इनिशियली सेट करते हैं टारगेट क्वालिटी, कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी का, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो मीट नहीं भी हो पाएंगे तो भी किसी को पता नहीं चलेगा, बिकॉज अगर टॉप मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व नहीं है उस प्रोसेस में तो बाकी लोगों का भी कमिटमेंट कम हो जाता है। तो सेकेंडली अगर कोई भी इशू चल रहा है तो वो कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको हम एस्केलेट नहीं कर सकते, एस्केलेट करेंगे भी तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो वो भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जनरली टॉप मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि जो क्रॉस फंक्शनल टीम है या जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के लोग हैं वो सफिशेंट हैं इस काम को करने के लिए, तो उसको अपनी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि टॉप मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज़ कुछ अलग हों और इसलिए उनका फोकस नहीं हो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में। इवन तो मुश्किल है, बट क्या पॉसिबल एक्शन हो सकते हैं? तो मे बी टॉप मैनेजमेंट को रेगुलरली फीडबैक दिया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज़ हैपनिंग, मे बी दैट कैन हेल्प। और अगर पॉसिबल हो तो किसी तरह से कस्टमर को इन्वॉल्व किया जा सकता है जैसे कि टॉप मैनेजमेंट को इंगेज किया जा सके विद रिस्पेक्ट टू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। जो पांचवा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू जो प्रॉब्लम्स आती हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में, वो आती है विद रिस्पेक्ट टू वॉइस ऑफ द कस्टमर, कि कितने अच्छे ढंग से जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो हम कस्टमर रिक्वायरमेंट और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस पे ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर वो आइडेंटिफाई नहीं करते। तो जिस समय न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है या जिस समय डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, अक्सर पता लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है जो मिस हो गई है, कोई ऐसी टेस्टिंग है जो होनी थी वो मिस हो चुकी है। ऐसा भी हो सकता है कि जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि शुरू में हमने नहीं कंसिडर की थी वॉइस ऑफ कस्टमर को और बाद में पता लगा है कि हमें एडिशनल मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, कुछ एक नई मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर की रिक्वायरमेंट, जैसे ओवरऑल प्रोजेक्ट की हमारी कॉस्ट बढ़ गई। सो वो भी एक रीज़न रहता है जिस कारण से ये इशू आता है। नाउ क्या पॉसिबल रीज़न होते हैं इसके? उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न जो होता है वो ये होता है कि शायद कस्टमर ही बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं होता अपनी रिक्वायरमेंट को बताने के लिए। ऐसा बहुत बार होता है कि कस्टमर अगर बताता भी है तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं जाता है कि वेदर उनको रिक्वायरमेंट समझ में आई है नहीं है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो इसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तो कस्टमर का भी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर ये इंश्योर करे कि मेरी जो भी रिक्वायरमेंट है क्या एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन ने समझ ली है, क्या उनको समझ में आ गई हैं। तो कस्टमर को रोल प्ले करना बहुत ज़रूरी है। टॉप मैनेजमेंट का रोल भी यहाँ पे आता है कि टॉप मैनेजमेंट भी टाइमली देखे कि क्या जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमने अंडरस्टैंड किया। ऐसा तो नहीं कि बाद में कोई इशू आ जाए और जो ओवरऑल क्वालिटी या कॉस्ट का कोई इशू आ जाए तो वो इम्पैक्ट जो आने वाला है वो मैनेजमेंट को आने वाला है। तो मैनेजमेंट का रोल यहाँ पे
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो छठा एक मेजर जो इशू जनरली इंडस्ट्री में रहता है वो रहता है विद रिस्पेक्ट टू टारगेट सेटिंग, विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी। या तो वो टारगेट सेट ही नहीं होते शुरू में, और अगर वो टारगेट सेट हो भी जाते हैं तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो भी क्वालिटी का टारगेट है, से हमने 100 पीपीएम का टारगेट सेट किया तो हो सकता है 1500 पीपीएम, 2000 पीपीएम, 10,000 पीपीएम ही जाए। जो हम कॉस्ट की बात करते हैं, अगर कॉस्ट 100 रुपये हमने सोची एक प्रोडक्ट की रहेगी तो मे बी 105, 110 रुपये भी जाए कॉस्ट, और एक्चुअली में वो प्रोजेक्ट लॉस में जा सकता है। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो जो भी हमने सोचा था कि हम एक दिन में इतने पीसेस प्रोड्यूस करेंगे विद दिस मच रिजेक्शन लेवल, हो सकता है वो टारगेट कभी भी अचीव ना हो। इसका रीज़न क्या है ऐसा होने का? उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न एक तो ये है कि जो सीएफटी है वो कभी भी या तो जानने की कोशिश ही नहीं करती कि क्वालिटी, कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी का टारगेट क्या है। सेकेंडली, अगर उनको टारगेट पता भी है तो उन पे कहीं कोई प्रेशर नहीं है इस बात को चेक करने का ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस एंड आफ्टर हैंड ओवर द प्रोजेक्ट, कि नाउ जब वो हैंड ओवर कर रहे हैं उस समय क्या चल रहा है। और अक्सर बहुत बार देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कल्चर ही नहीं होता इस बात को रिव्यू करने का कि जो भी कस्टमर ने टारगेट दिए थे एक्चुअली में क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पहले तो जो क्वालिटी, कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी है उसका टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। देन सेकेंडली, उस टारगेट्स को टाइमली रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट रिव्यू के द्वारा जाता है। प्लस दिस कैन बी अ की केपीआई फॉर ऑल द पीपल ऑफ केआरएस, के अगर क्वालिटी, कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी का टारगेट अचीव नहीं होगा सो मे बी -20, -30 या कुछ भी एक डी रेटिंग फैक्टर उनकी परफॉर्मेंस में माना जाएगा। सो ये कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे कि इस बात को मैनेज किया जा सकता है। जो सातवां एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये होता है कि जो प्री लॉन्च स्टेज होती है, जो मास प्रोडक्शन से पहले की स्टेज होती है, उस स्टेज में अक्सर ऐसा होता है कि जो मशीनरी हम यूज़ करते हैं, जो टूलिंग, जो मैन पावर, जो वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पे हम मास प्रोडक्शन का ट्रायल कर रहे होते हैं पहले, वो एक्चुअली में वो होता ही नहीं जो बाद में मास प्रोडक्शन में यूज़ होगा। तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट तो आता है कि जब मास प्रोडक्शन हम शुरू करते हैं तो हमारी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। जो भी कस्टमर का शेड्यूल है, जो डिलीवरी हमें अचीव करनी चाहिए वो हम अचीव ही नहीं कर पाते। इंटरनल रिजेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्या रीज़न है इसका होने का? इसका रीज़न एक तो ये हो सकता है कि मे बी जो ऑर्गेनाइजेशन वो सीरियस ही नहीं है इस बारे में कि हमें वही इन्वायरमेंट, वही मशीनरी, वही टूलिंग तैयार करनी है, उसी पे ही हमें ट्रायल करना है जो मास प्रोडक्शन में करनी है। सेकेंडली, मे बी कस्टमर भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है इस मामले में कि जिस समय प्री लॉन्च स्टेज है उस समय कौन सी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, किस वर्क एनवायरनमेंट वो सारा काम हो रहा है। एक और रीज़न भी हो सकता है कि चूँकि हम सिस्टमैटिक तरीके से टाइमिंग प्लान के हिसाब से काम नहीं कर रहे, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें डिले चल रही हों, जिस कारण से भी एक मजबूरी हो। क्या कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए? तो मे बी वन इज़ के ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें प्री लॉन्च स्टेज पे जो भी हमें ट्रायल्स करना है उसको डिले करना है तो उसको हम डिले भी कर सकते हैं। अगर कस्टमर का कोई वेवर लेने की ज़रूरत है तो कस्टमर का वेवर भी ले सकते हैं, या मे बी अगर हम प्रोजेक्ट को हैंड ओवर भी कर रहे हैं तो उसके बाद भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम रेगुलरली इन्वॉल्व हो सकती है जब तक सब कुछ स्टेबलाइज ना हो जाए। जो आठवां एक मेन इशू रहता है इन जनरल इंडस्ट्री में विद रिस्पेक्ट टू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो है विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर अप्रूवल एंड वेवर। अगर कोई भी 5M में चेंज आ रहा है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका जो सबसे मेन इम्पैक्ट रहता है वो ये रहता है कि जो भी हमारी परफॉर्मेंस है क्वालिटी की वो ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि कभी भी क्वालिटी अच्छी आएगी, कभी क्वालिटी खराब आएगी, कभी हम डिलीवरी की परफॉर्मेंस को मीट कर लेंगे, कभी हम उसको मीट नहीं कर पाएंगे। दूसरा इसका इम्पैक्ट होता है जो कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है ऑर्गेनाइजेशन में वो शेक हो जाता है। क्या रीज़न है ऐसा होने का? मे बी उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को जनरली ऐसा लगता है कि कस्टमर मानेगा ही नहीं अगर वो बात करेगा कि कोई चेंज हो गया है, क्योंकि ऐसा भी कई बार होता है कि जब वो चेंज होता है तो उससे कुछ कॉस्ट में इम्पैक्ट आता है, कॉस्ट रिडक्शन होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि हम क्यों शेयर करें कस्टमर के साथ, या कस्टमर कहेगा कि मुझे भी इसमें कुछ शेयर चाहिए अगर आपने कुछ रिडक्शन किया है। और इस तरह के बहुत सारे रीज़न होते हैं जो एक कॉन्फिडेंस गैप होता है ऑर्गेनाइजेशन में और कस्टमर के अंदर। क्या कर सकते हैं इसके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हमें कस्टमर को इंटीमेट करना बहुत ज़रूरी है।
कस्टमर को अगर हम इंटीमेट नहीं भी कर रहे तो एटलीस्ट टॉप मैनेजमेंट को इंटीमेट करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जब मैं 5M की बात कर रहा हूँ तो ये सिर्फ कस्टमर तक ही रेलेवेंट नहीं है, सप्लायर के लिए भी है कि अगर आपका सप्लायर कोई 5M में चेंज करता है तो उसको भी इन्हीं सब बातों को फॉलो करना है और इंश्योर करना है आपके लिए। जो नौवां और आखिरी रीज़न है वो है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ थिंग्स गॉन राइट, थिंग्स गॉन रॉन्ग, जिसकी हम बात करें, जो पूरा का पूरा एपिसोड चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेसन लर्न, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है बहुत सारी कंपनी में जहाँ पर लेसन लर्न को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। उसका इम्पैक्ट क्या आता है? जब भी हम नया डेवलपमेंट करते हैं सेम प्रॉब्लम आती है। जब भी हम नया डेवलपमेंट पे जाते हैं तो हमें पता लगता है कुछ पुरानी बातें हमें याद थी, उसको हमने इंप्लीमेंट कर लिया, कुछ नहीं की, वो बार बार रिपीट होती हैं। कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी इम्पैक्ट होता है। क्या कारण है इसका होने का? मे बी एक इंपॉर्टेंट रीज़न तो ये है कि शायद ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्सेप्ट ही नहीं है डॉक्यूमेंटेशन का, कि हर स्टेज पे क्या अच्छा हो रहा है और क्या अच्छा नहीं हो रहा है उसको रिकॉर्ड किया जाए। मे बी जिस समय प्रोजेक्ट हैंड ओवर होता है उस समय ये कोई चेक पॉइंट नहीं है कि क्या हमने लेसन लर्न को आइडेंटिफाई किया और उसको रिकॉर्ड किया। मे बी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है उसमें सबसे पहले पिछले प्रोजेक्ट्स की क्या क्या लर्निंग है उनको हम रिव्यू करें, उसके बेसिस पे हम आगे जाएं। क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंटेशन के कल्चर को शुरू करना बहुत ज़रूरी है। देन हर फेज़ के बाद, जो हम APQP के 5 फेज़ की बात करते हैं, हर फेज़ के बाद जब हम बोलते हैं कि अब हम सेकंड फेज़ में जा रहे हैं तो उस समय में भी एक रिक्वायरमेंट हम डाल सकते हैं कि इस स्टेज तक हमने क्या सीखा उसको हम रिकॉर्ड करें। और मे बी हैंड ओवर तभी हो जब वो जो लेसन लर्न है उनको इफेक्टिवली हम स्पेसिफाई कर सकें। सो देखा जाए ब्रॉडली मैंने 9 अलग अलग की प्रॉब्लम्स की बात की, इवन दो प्रॉब्लम्स बहुत सारी भी हो सकती हैं। जो पहला था वो था विद रिस्पेक्ट टू इनफेक्टिव यूज ऑफ CFT अप्रोच। जो सेकंड था वो था विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटेंस ऑफ द CFT अप्रोच। जो तीसरा था वो था विद रिस्पेक्ट टू टाइमली रिव्यू ऑफ APQP टाइमिंग प्लान और उसके रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। जो उससे अगला पॉइंट था वो था विद रिस्पेक्ट टू प्री लॉन्च के, जो प्री लॉन्च स्टेज पे जो मशीनरी, टूलिंग, फिक्सचर्स हमें यूज़ करना है, क्या उनको हम सही वाले यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जो उससे अगला पॉइंट था वो था इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद मैंने बात की थी विद रिस्पेक्ट टू वॉइस ऑफ द कस्टमर, क्या वॉइस ऑफ द कस्टमर को हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और लास्ट में मैंने बात की थी विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स गॉन राइट, थिंग्स गॉन रॉन्ग, क्या उसको हम प्रॉपरली कैप्चर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर इन सभी बातों को सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा तो सडनली जो ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर में रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होगा। सिमिलरली सप्लायर और ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी। ओवरऑल जो टीम है, जो CFT है, उसका मोरल बूस्टअप होगा। कस्टमर को लगेगा ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके साथ हमें रेगुलरली बिजनेस करना चाहिए और फ्यूचर में भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वेल फ्रेंड्स, तो ये 8वां और आखिरी एपिसोड था इस पर्टिकुलर सीरीज़ का जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की थी। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कुछ नई बात की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैंने वीडियो आपको शेयर किया है, अभी आपसे बात की, इसको और डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक है, वहाँ पे एक ब्लॉग है, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो जानकारी आपको और डिटेल में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो रेगुलरली आप तक पहुँचता रहे, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों के रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं, बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए क्योंकि वो हेल्पफुल रहता है इस बात को समझने के लिए कि क्या सही दिशा में काम हो रहा है और आगे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। धन्यवाद।